बढ़िया सी। तो हेडिंग लगा लीजिए, सेकंड लॉ है और क्लास 9th का आखिरी इस चैप्टर का, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है कि जब भी कोई एलिमेंट्स, ठीक है, जो आपस में कंबाइन करें, क्या कहता है, जब भी एलिमेंट्स दो हों या दो से अधिक हों आपस में कंबाइन करें तो उनके कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स कंबाइन करके जो कंपाउंड में पहुँचे हैं उन एलिमेंट्स का मास हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है, यानी कि डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा मास का। बात समझ आ गई। कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड, मैंने क्या कहा, कोई भी प्योर कंपाउंड जब भी बनता है सेम एलिमेंट से या डिफरेंट एलिमेंट से, मीन्स जैसे वाटर की बात करें तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन डिफरेंट है, तो जब भी वो बनता है तो उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो मास होता है वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन कंटेन करके चलता है, ठीक है। तो पहले बात करेंगे दिया किसने था, कब दिया था, उसके बाद फाइनली आएंगे अपन लोग स्टेटमेंट पर। तो ये दिया था जोसेफ प्रॉस्ट, ठीक है। कब दिया था, इन 1799। स्टेटमेंट बड़ा प्यारा सा है, बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट, आप लोग भी डिट्टो सेम ऐसे ही लिखेंगे, स्टेट्स दैट ए प्योर केमिकल कंपाउंड, ए प्योर केमिकल कंपाउंड is always made up of the same elements combined together in a fixed या डेफिनेट, जो आपको वर्ड अच्छा लगे, in a fixed proportion by mass। ये हो गया आपका स्टेटमेंट, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे ये कहा कि जब फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन हुए, तो वह एग्जाम्पल पर आ जाइए। जैसे मैंने आपसे कहा मेरे पास ये है वाटर H2O, ठीक है, इससे मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया। छोटे बच्चे हैं इसलिए मैं पूरी बात लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस किया मैंने वाटर का, तो मुझे H2 और O2 गैस मिलती है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, तो ये प्योर केमिकल कंपाउंड है वाटर, यहाँ पर जो नजर आ रहा है आपको, इसमें कोई चीज़ मिक्स है क्या, नहीं ना। मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स समझ रहे हैं, हाइड्रोजन को ही रखना है यहाँ पर ऑक्सीजन को ही रखना है, ये नहीं कि आप एलिमेंट्स बदल दो, एलिमेंट्स बदल दोगे तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए मैंने क्या वर्ड यूज़ किया है, सेम एलिमेंट। जैसे मैं अगर आपसे बात करता सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर क्लोरीन ही रहता और ऑक्सीजन सोडियम ही रहता। सोडियम या क्लोरीन में से कुछ भी चेंज करोगे तो कंपाउंड आपका चेंज हो जाएगा। कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, कैसे, इस रिएक्शन को पहले मैं बैलेंस करूँगा। देखिए बैलेंस कैसे करते हैं, वैसे क्लास 10 में मैंने डाला हुआ वीडियो, बट आप लोग वो ना देखें, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 1 है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2। तो बेटा जब भी रिएक्शन बैलेंस करोगे तो हमेशा मल्टीप्लाई कंपाउंड के आगे किया जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हैं, लेकिन हाइड्रोजन 2 2 जा 4 और इधर कितने हैं 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, ज़रा समझिएगा इधर। मास कैसे निकालेंगे इसका वाटर का, तो कैसे निकालोगे, देखिए कितने हाइड्रोजन है, 2, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, प्लस कितना ऑक्सीजन है 1,
अभी H2O की बात कर रहा हूँ, केवल 2H2O की नहीं, ओनली और ओनली H2O की। 1 × 16, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 18 ग्राम। तो अगर मैं बात करूँ मोलर मास ऑफ वाटर तो वो 18 ग्राम होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 36 नज़र आ रहा होगा, 2 का मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ पर 36 ही लिख रहा हूँ। परेशान ना होइए, मैं भी बेसिकली एक पॉइंट पर पहुँच जाऊँगा, इस पर मैं आपको कहूँगा यह फिक्स प्रोपोर्शन है। यहाँ से 2 × 1 का 1 होता है, तो 2 का 2 हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 4 ग्राम आ गया। और यहाँ से 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को भी मैं अगर ऐड कर दूँ तो ये भी 36 हो जाएंगे। अब कितने से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, 4 से डिवाइड कर दूँ क्या? ठीक है, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, समझना। 1 4 8 जा 32, 9 आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो अगर मैं बोलूँ आपसे 9 ग्राम वाटर में जब भी मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करूँगा तो हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस्ड होगी। बात समझ में आ गया खूब अच्छे से, हाँ या ना बताइए। मीन्स इफ वी डिकम्पोज 9 ग्राम ऑफ प्योर वाटर बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, देन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड। अब इस एक्सपेरिमेंट को आप बार बार करिए, चाहे तो आप बरसात के पानी पर करिए, चाहे आप गटर के पानी पर करिए, चाहे आप प्योर पानी समुद्र से लेके आइए, चाहे आप तालाब से लेकर आइए, चाहे आप कुआं से लेकर आइए, चाहे आप नदी से लेकर आइए, चाहे आप झरने से लेकर आइए, चाहे आप बोरिंग से लेकर आइए, चाहे आप समर से लेकर आइए, जहाँ से भी लेके आइए, अगर आप 9 ग्राम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे देन ऑलवेज 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड। आई होप ये लॉ खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर इस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो हमने क्या देखा, जब भी हमें वाटर की फॉर्मेशन करनी है तो जो रेशियो रखना है वो कितना रखना है, 1:8 बाई मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बात क्लियर हो गई होगी खूब अच्छे से। ठीक है, बात समझ में आता है, हाँ या ना? एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे CO2 प्रोड्यूस करना है हमें, क्या प्रोड्यूस करना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड करना है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाय बर्निंग ऑफ कॉयल, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, बाय बर्निंग ऑफ कॉल, बाय बर्निंग ऑफ कॉल, ऐसे ही पैदा कर सकते हो। ठीक है, या पास मार्बल पीस थ्रू HCl, मीन्स अगर बात करूं मार्बल पीस CaCO3 होते हैं, HCl से पास कराना है तो यहाँ से आपका बनेगा CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी CO2 बन रहा है। कॉल को बर्न करोगे, कॉल मीन्स सीधे सीधे कार्बन को ही बर्न करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, प्रेजेंस हमेशा ऑक्सीजन की लगानी पड़ेगी बर्न करने के लिए, तब भी आपको क्या मिलेगा, CO2। या अगर मैं बात करूँ लाइमस्टोन को हीट कर दो, तब भी लाइमस्टोन भी क्या होता है आपका, यही होता है। मार्बल पीस की बात करें, लाइमस्टोन की बात करें तो यही होता है आपका, यानी कि CaCO3 को जब भी आप हीट करोगे, हीट का साइन डेल्टा होता है, तो आपको क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2। यहाँ से भी क्या मिल रही है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन तीनों सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड जब भी मिलेगी हमको, तो हमेशा और हमेशा याद रखना कि यहाँ पर भी रेशियो कैसा होगा आपका, फिक्स होगा। ठीक है, कितना होगा, फिक्स होगा। कितना फिक्स होगा देखिएगा, CO2 कार्बन का मास 12 बताया था मैंने, ऑक्सीजन का मास यहाँ से 32 होगा, 4 से डिवाइड कर गया तो 3:8। जब भी 3:8 में कार्बन और हाइड्रोजन आप कंबाइन करेंगे तो याद रखना आपको क्या मिलेगा, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जब भी 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो 11 ग्राम CO2 मिलेगा हमें। ठीक है, आई होप आप सभी के समझ में आ गए हो गया ये क्वेश्चन, और शायद NCERT में क्वेश्चन नंबर 2 या 1 देख लेना कौन सा है, इस चैप्टर में क्वेश्चन दिया हुआ है। मुझे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन याद है, बट मेरे पास बुक नहीं है अभी बेटा, तो मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ।
उस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और CO2 बनाता है। कहानी शायद ये दी है कि 3 ग्राम कार्बन जो है वो 50 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तब वो पूछता है कितना ग्राम हमारा CO2 बनेगा। तो याद रखना, जब भी 3 ग्राम कार्बन लोगे, अगर हम इस क्वेश्चन को डिटेल में अगर समझने की कोशिश करें, चलो डिटेल में समझता हूँ मैं अभी। तो ये तो हमें क्वेश्चन की कंडीशन दी गई है बेटा। यहाँ से देखिएगा, एक कार्बन का 12 होता है और वो 30 ग्राम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो 44 मिलता है। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, और कार्बन को जब हमने 4 से डिवाइड किया तब हमारा 3 आया। तो मैं इसको कितने से डिवाइड करूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 8 आएगा। तब इसको भी 4 से डिवाइड करूँगा तो 11 ग्राम आएगा। मीन्स हुआ क्या, यहाँ पर ओनली और ओनली 8 ग्राम ऑक्सीजन खर्च हुई। बाकी रिमेनिंग जो ऑक्सीजन हुई कितनी, 42 ग्राम जो ऑक्सीजन बची वो अनरिएक्टेड रह जाएगी। बात समझ में आ गया। और ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। यही पूछता है क्वेश्चन में, तो याद रखना। मैंने क्वेश्चन कैसे किया, 12 ग्राम मैंने मास लिया कार्बन का, ऑक्सीजन का मास O2 का होगा 32, तब कितना मिला CO2 44। अब चूंकि मुझे 3 ग्राम क्वेश्चन में दिया है तो मैंने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 से डिवाइड किया तो 3 आया। तो मैं मजबूरी है 4 से इसे भी डिवाइड करूँगा तो इसका 8 आया, इसको भी करूँगा तो इसका 11 आया। तो जब भी 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो 11 ग्राम। अब अगर मैं आपसे कहूँ क्यों ना मैं आपको 100 ग्राम ऑक्सीजन दे दूँ, घंटा 200 ग्राम भी दे दो ना, तब भी 3 ग्राम से केवल 8 ही ग्राम रिएक्शन करेगा। और यही कहानी किसकी है, यही कहानी तो मोहब्बत की है, सॉरी यही कहानी तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की है। ठीक है ना, जितना दोगे उतना ही रिएक्शन होगा। और ये मूल कॉन्सेप्ट में भी खूब अच्छे से समझाया गया है, यानी कि स्टोकोमेट्रिक कैलकुलेशन जब भी अपन लोग करते हैं तो समझाया जाता है। आई होप आप लोगों के ये दोनों लोग खूब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग बात करेंगे डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी। तब तक आप सभी बच्चा पार्टी अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।